Yes. Today we are going to study about the most important topic, bronchiectasis. Bronchiectasis. What is bronchiectasis? It is normally a permanent dilation of the airways. It is permanent dilation of the airways which is secondary to the chronic infection. मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जो अपना एयरवे है वो पूरी तरह से डायलेट हो जाता है, इसमें बताएंगे। क्योंकि ये जो डिजीज़ है ब्रोंकिएक्टेसिस, इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन, और उसके चलते ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन के चलते जो इन्फ्लामेशन होता है, ये मतलब ऑब्स्ट्रक्शन और जो इन्फेक्शन है दोनों एक साथ इसमें देख सकते हैं हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस में। जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपका जो एयरवे है क्रॉनिक इन्फेक्शन के चलते क्या होता है, मतलब पहले कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे सीओपीडी है, चाहे पहले से कोई अनदर जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, उसके चलते क्या हो रहा है कि ये ओवरकम हो रहा है, ये मतलब बीमारी नया उस पर डेवलप होता है। ठीक है। जिसमें कि अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन, जो मतलब पूरे विश्व को लेके वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है टीबी। ठीक है। आफ्टर टीबी क्या होता है कि इसका जो डेवलपमेंट का चांसेस जो है थोड़ा बढ़ जाता है। हम देखेंगे कैसे, कि मान लीजिए क्या होता है कि जब इसमें अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन के चलते एक नॉर्मल बस सिनेरियो दे रहे हैं, इन्फेक्शन के चलते आपके लंग्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन से क्या हो रहा है कि इस इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि बहुत सारा जैसे कि एक्जुडेटिव फ्लूइड कलेक्ट होता है, और बहुत सारा इसमें क्या होता है कि जितना भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्शन का कारण बनाते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन के चलते क्या हो रहा है कि आपका इसमें एक्जुडेट जो है उसमें इकट्ठा हो रहा है, एक्जुडेट्स निकल रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि इसके चलते क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, जो नॉर्मल सेल है वहाँ का उसका डिस्ट्रक्शन होगा, और उस डिस्ट्रक्शन के चलते क्या होगा कि इस पेशेंट में जो हमें देखने को मिलेगा वो डायलेशन का कारण बनता है। वो डायलेशन जिसको हम आगे डेफिनेशन में जो पढ़े थे कि परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयरवेज। तो परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयरवेज का जो कारण है वो यही है कि इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए, और ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग जो टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन कराते हैं, और उस डिस्ट्रक्शन से क्या होता है कि आपका पूरा वो सेल डायलेट होता है। और एक्जुडेट से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और ये ऑब्स्ट्रक्शन फिर लीड्स करता है इन्फेक्शन को, फिर इन्फेक्शन होगा और फिर इन्फ्लामेशन होगा, फिर अनदर टिश्यू का, फिर यही मतलब एक विशियस साइकिल चलते रहता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन ऐसे चलते रहता है। ठीक है। इसमें क्या है, अब देखते हैं कि इसका मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस ब्रोंकिएक्टेसिस। तो क्या वर्ल्ड में अगर बात करें तो उसमें होता है टीबी, और टीबी में हम आगे बात करेंगे कैसे टीबी मतलब ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज करता है। इसके पहले कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर पेशेंट को मान लीजिए कि अगर पहले से सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसमें कि रेस्पायरेटरी जो इपिथेलियल सेल होते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा, कि ये मान लीजिए ये अपना रेस्पायरेटरी इपिथेलियल सेल है। ठीक। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये जो पाथवे है इसमें क्या होता है कि इससे ना क्लोराइड, नॉर्मल इपिथेलियल सेल से क्लोराइड बाहर आता है, और वो क्लोराइड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए जो म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस को क्या होना है कि बाहर की तरफ मतलब भेजा जाता है, जिसके कारण क्या और क्या होता है कि जो भी ये म्यूकस है वो क्या करता है कि जो भी पैथोजेंस है, चाहे जो भी अगर मान लीजिए कि कोई स्पायरेट हुआ, चाहे कुछ भी है, उस चीज़ को ये पकड़ता है और उसको बाहर की तरफ भेजता है। ठीक है। जो म्यूकस है, म्यूकस उसको उसमें वो अटैच होता है, ठीक है, स्टिक होता है, और जो क्लोराइड आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिलियरी मूवमेंट के लिए कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कराना है, तो इसलिए क्या होता है कि
मतलब जो ये क्लोराइड का तो इम्पोर्टेंस है म्यूकोसिलियरी क्रिएशन की, जो पैथोजन मतलब जो स्टिक हुआ है म्यूकस है उसको बाहर की तरफ भेजा जाए इन वन वे डायरेक्शन में। लेकिन क्या है कि इस और एक और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे सिक्रीशन है, ठीक है, किसका, सोडियम और वाटर का। सोडियम और वाटर का सिक्रीशन इसलिए है कि उसमें क्या होता है कि अगर सोडियम और वाटर, जहाँ सोडियम जाएगा उसको फॉलो करेगा वाटर, और उस म्यूकस को क्या बनाएगा, थोड़ा सा लेस विसिड बनाएगा, जिसके कारण कि निकलना जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली इसमें तो एब्जॉर्प्शन जैसे ये है, सोडियम का इसमें तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मोर विसिड बनाने में। ये क्या करेगा, जो स्पुटम है, जो म्यूकस है, उसको मोर विसिड मतलब गाढ़ापन इसका ज़्यादा हो जाएगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है, वो जेनेटिक डिफेक्ट एक जीन होता है CFTR जीन, जो कि CFTR जीन क्या करता है, क्लोराइड के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लीजिए अगर ये जीन क्या होता है कि अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है, ये फंक्शनल नहीं होता, म्यूटेशन होता है, तो क्लोराइड क्या होगा, बाहर सिक्रीशन में नहीं आएगा। तो उसके चलते क्या हो जाएगा, जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है वो एब्रप्ट हो जाएगा। अब म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस अच्छा से नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, अब जो म्यूकस है वो इकट्ठा होने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगे, अगर प्रोडक्शन है मोर विसिड है और क्या रहा है उसका क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो वो आपका सीवियर प्रॉब्लम कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए जो आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया, चाहे इन्फेक्शन हो गया, या कि आपके अंदर क्या हुआ है कि ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। इस ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है ना, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन किसके चलते हो सकता है, चाहे आप देख सकते हैं या कि फॉरेन बॉडी के चलते हो गया या कोई ट्यूमर से हो गया। इस दोनों से कारण होता है कि ब्रोंकियल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। इस ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा कि नॉर्मल जो क्लियरिंग मैकेनिज्म है, मान लीजिए कि ऐसा समझिए जैसे ये अपना पाथवे है, अगर मान लीजिए कि ये जो अगर कोई फॉरेन बॉडी आया है और यहाँ पे ये क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका है कोई फॉरेन बॉडी, तो जो म्यूकस ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस ये जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ का जो इपिथेलियल सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, अब क्या वो म्यूकस बाहर निकल पाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो अब म्यूकस का जो है यहाँ पे क्या होने लगेगा, कलेक्शन होने लगेगा, इसके डिस्टल पे क्या होने लगेगा, कलेक्शन होने लगेगा। इस कलेक्शन के चलते क्या होगा, कलेक्शन होने लगेगा, और जो नॉर्मल जो सीलिया का जो फंक्शन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो म्यूकोसिलियरी जो क्लियरेंस है, अब वो क्या हो जाएगा, वो भी डिसरप्ट हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। और इसके इम्पेयरमेंट के चलते क्या होगा कि ये जो क्या करेगा, इट कॉजेज पुलिंग ऑफ सिक्रीशन व्हाट डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम लोग अभी डायग्राम में समझे, इसके डिस्टल, ठीक है, डिस्टल क्या होगा कि सिक्रीशन का कलेक्शन होने लगेगा, और ये कलेक्शन ऑफ और द सिक्रीशन जो कलेक्ट होगा उसके चलते क्या होगा, आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बनेगा और इन्फ्लामेशन का कारण बनेगा। ये इसका ये कारण बना। तीसरा देखते हैं, मान लीजिए कि एक और इसका इटियोलॉजिकल और इसमें पैथोजेनेसिस कैसे ये करता है, हम दोनों एक साथ थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि थर्ड में कि आपका जो प्रॉब्लम है, एक आता है जेनेटिक है, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया।
इसमें क्या होता है, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया में जो डाइनिन प्रोटीन एक होता है, आप लोग मतलब सेल में पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और इसमें क्या होता है कि डाइनिन जो प्रोटीन होता है, डाइनिन वो क्या करता है कि एटीपी को यूटिलाइज करता है। ये क्या करता है, एटीपी को यूटिलाइज, एटीपी, और एटीपी यूटिलाइज करके क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो सीलिया का जो मोमेंट है वो कराता है। इससे क्या होगा, सीलियरी मोमेंट होगा, और इस सीलियरी मोमेंट के चलते क्या होगा कि जो म्यूकस क्लियरेंस अच्छा से करा पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब क्रोनिक इसमें क्या होता है, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया में वो डाइनिन प्रोटीन क्या करता है कि डिफेक्टिव होता है। अब उस डिफेक्टिव के चलते क्या होता है कि जो सीलियरी जो म्यूकोसिलियरी जो क्लियरेंस है वो डिसरप्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी अगर म्यूकोसिलियरी अगर इसमें क्या होगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका डाइनिन प्रोटीन डिसरप्ट है, तो उसके चलते सिलियरी मोमेंट भी डिसरप्ट हो जाएगा, और सिलियरी मोमेंट अगर डिसरप्ट है तो ये आपका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का कारण बनाएगा। ये भी ये चीज़ है। अब क्या है कि अगला कारण देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, पहले से क्या है कि उसको मतलब मर्करी पॉइजनिंग है, ठीक है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग है। इस मर्क्यूरी पॉइजनिंग का एक और, जैसे कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग का इसका नाम होता है, एक डिजीज नाम है, इसका नाम है यंग सिंड्रोम। यंग सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम में भी हम लोग ब्रोंकोएक्टेसिस देखते हैं। इसका ट्रायड देखते हैं, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका ट्रायड देखते हैं। इसका ट्रायड है कि ये मेल इनफर्टिलिटी शो करता है, दूसरा ब्रोंकोएक्टेसिस भी, ब्रोंकोएक्टेसिस, और तीसरा साइनोसाइटिस। लेकिन अगर बात करते हैं हम, एक और डिजीज आता है इसी से कुछ रिलेटेड है, जिसका नाम है कार्टाजीनर सिंड्रोम। इसमें आता है कार्टाजीनर सिंड्रोम। इस कार्टाजीनर सिंड्रोम का जो ट्रायड है, इसको भी समझिए, ये तो कॉमन है, ब्रोंकोएक्टेसिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस, ये दोनों कॉमन है। बस अंतर आता है यहाँ पे आपको जो है साइटस इनवर्सस, डेक्स्ट्रोकार्डियो का जिसको कहते हैं साइटस इनवर्सस, इसमें शो होता है। और अगर बात करते हैं कार्टाजीनर सिंड्रोम को, तो इसमें भी क्या होता है कि डिफेक्टिव सीलिया होता है। इसमें सीलियरी मोमेंट सही से नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, सीलियरी डिस्काइनेजिया ये शो करता है। व्हाट इट शोज सीलियरी डिस्काइनेसिया। और इस सीलियरी डिस्काइनेसिया के कारण क्या होता है कि ये शो करता है वेसल ब्रोंकोएक्टेसिस, मतलब बेस पे ब्रोंकोएक्टेसिस, बेसल ब्रोंकोएक्टेसिस, ठीक है। और साइटस इनवर्स को कह सकते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। समझिए थोड़ा सा, क्या है कि नॉर्मली जो ये कार्टाजीनर सिंड्रोम है उसमें भी सिलियरी मोमेंट सही से नहीं हो पाता है, सिलियरी डिस्काइनेजिया होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इलिमिनेशन का म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी एब्रप्ट हो जाता है। और वो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जब एब्रप्ट होगा तो फिर क्या करेगा, वो एक्यूमुलेशन होगा, वो जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, जो भी इसमें पस जो बनेगा, जो भी म्यूकस विसिड म्यूकस है उसका इकट्ठा होगा और वो बाहर नहीं निकलेगा, और वो आपको ब्रीदिंग में चाहे अनदर जब क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या इसके चलते प्रॉब्लम आती है। ये कभी क्रोनिक इन्फेक्शन के, जैसे मान लीजिए पहले से अगर पेशेंट COPD पेशेंट है उसमें ये देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक और चीज़ HLA-DR1 एसोसिएटेड होता है, ये भी एसोसिएटेड होता है, ये इससे एसोसिएटेड होता है ये बीमारी। और इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, इसको एक और चीज़ कह सकते हैं, ये रिमेटोइड अर्थराइटिस से रिलेटेड होता है, इसमें भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर पेशेंट में अगर IgG डिफिशियंसी है तो इसमें भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखते हैं इसके कंडीशन क्या होता है कि अगर पेशेंट को पहले से मान इसके साथ क्या है कि एलर्जिक
ब्रोंको पल्मोनरी अस्परजिलोसिस। अस्परजिलोसिस इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को मान लीजिए पहले से क्या है, अस्थमा हो सकता है या पहले से सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इसके चलते क्या होगा, ये पेशेंट डेवलप करता है ब्रोंकोएक्टेसिस। लेकिन इसकी ब्रोंकोएक्टेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात को लेकर है कि इसका जो ब्रोंकोएक्टेसिस होता है वो, जैसे मान लीजिए इसमें तो डिस्टली दिखाता है, कोई मतलब नीचे आपका बेस पे दिखाता है, लेकिन इसका जो है ज़्यादातर आपको अपर लोब, लंग्स के अपर लोब में दिखाता है। और ये कॉज करता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉक्सिमल, हम इसका आपको दिखाएंगे CT एक्सरे, ठीक है, उसमें हमको समझ में आएगा। प्रॉक्सिमल ब्रोंकी एक्टेसिस ये शो करता है, प्रॉक्सिमल ब्रोंकी एक्टेसिस। और लंग्स फाइब्रोसिस भी, लंग्स फाइब्रोसिस, ठीक है। ये है आपका पूरा तरह से जो भी इटियोलॉजी फैक्टर है और विथ अलोंग विथ पैथोजेनेसिस, कैसे ये डेवलप ये करता है और क्या इसमें है। तो मेन चीज़ अगर बात समझते हैं, इसमें 3 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके पैथोजेनेसिस के लिए। अगर एक शॉर्ट समरी अगर कर दें तो समरी में अगर आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं कि समरी क्या है कि इसमें ना न्यूट्रोफिलिक एयरवे इन्फ्लामेशन इज हैपेंड, और इस इन्फ्लामेशन के चलते आगे क्या होगा, डायलेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस ऑफ स्मॉल एयरवेज, फाइब्रोसिस ऑफ स्मॉल एयरवेज या ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकिलाइटिस या क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन ऑफ डायलेटेड एयरवे। यह है आपका मेन पैथोजेनेसिस। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो गया, फाइब्रोसिस हो गया लंग स्मॉल एयरवेज का, या ऑब्लिटरेंस हो गया, या कि आपको इन्फ्लामेशन हुआ है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, डायलेशन ऑफ एयरवेज हो जाता है। आगे हम देखेंगे, मान लीजिए